वेलकम बैक नाजरीन। पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि कोरोना क्या है, बैक्टीरिया क्या है, ये कैसे इंसानों पर इफेक्ट हो रहा है, और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे थे कि डायरिया क्या है, 5G क्या है, रेडियो एक्टिव वेव्स क्या हैं, और ये सब इंसानों पर कैसे इफेक्ट हो रही हैं। अब हम बात करेंगे कोरोना की सिचुएशन पाकिस्तान में क्या है, और पाकिस्तान में इस सिनेरियो को कैसे जो है वो फेस किया जा रहा है, कितनी हलाकतें हो चुकी हैं, और इसी हवाले से बात करेंगे अहमद सगीर साहब से। तो सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि कोरोना से आज तक लाखों लोगों का नुकसान हुआ है और कारोबार भी तबाह हो चुके हैं लोगों के, तो हुकूमत ने क्या रिलीफ दिया? आए दिन हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है, कभी किस चीज़ का बम गिरा दिया जाता है, कभी बिजली महंगी कर दी जाती है, कभी पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, तो हुकूमत ने क्या रिलीफ दिया है आवाम को? देखिए, हुकूमत ने के पास रिलीफ देने के लिए तो ऐसे था भी कुछ नहीं। उन्होंने जो एक काम किया है वो ये, और कदरे बेहतर भी है उसको, वो ये कि इन्होंने उस तरह से लॉकडाउन्स नहीं किए जिस तरह बाकी दुनिया में था। चूँकि हम एक वीक इकॉनमी है, हम अगर लॉकडाउन भी कर देते तो लोग शायद भूख से मरने लग जाते। लोग जो हैं, जो ऑलरेडी मसाइल का शिकार हैं, जो पहले से गुर्बत आप देखें कितनी ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में पहले से बहुत ज़्यादा मसाइल थे, तो वो मसाइल बढ़ जाते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट ने ये तो एक अच्छा काम किया कि इन्होंने जो है वो उस तरह से मामलात को नहीं किया, उस तरह से जो है वो लॉकडाउन या उसकी तरफ नहीं गए, वरना शायद आज हमारे लिए सस्टेन करना, आज हमारे लिए जो है वो सर्वाइव करना कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन सवाल ये है कि करना क्या क्या चाहिए था, हुकूमत क्या क्या कुछ कर सकती थी। हुकूमत कर सकती थी, हुकूमत बजाय इसके कि वो जो है वो लोगों को ये जो पनाहगाहें बनाती, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गरीबों की रजिस्ट्रेशन करती, वो जो है अपने ये जो इन्होंने अपनी फोर्स बनाई हुई है, टाइगर फोर्स, इसको बुरे कार लेके आती, गरीबों का डाटा इकट्ठा करती और उन तक जो है उनके खाने पीने की चीज़ें उन तक पहुंचाती। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हमारे यहाँ बहुत वाफिर मिकदार में गंदम है, हमारे पास पास्को का एक बहुत बड़ा सिस्टम मौजूद है, हमारे पास गन्ना और बाकी चीज़ों की जो है वो, और चीनी, मतलब कि इन्हीं के लोग हैं ना जो चीनी माफियाज के अंदर मुलवस हैं और जो कुछ कर रहे हैं। सो ये सब लोग जो है ये चाहते तो लोगों को घी भी मिल जाता, उनको चावल भी मिल जाते, उनको आटा भी मिल जाता उनको जो है वो बाकी खाने की चीज़ें भी मिल जाती, और उनको कहते हैं कि जी आप भूख से नहीं मरेंगे और हम आप तक जो है वो चीज़ें पहुंचाएंगे, आप कुछ अर्सा जो है वो थोड़ा सा आप केयर करें, बाहर न निकलें और उस तरह। ये इन्होंने नहीं किया। जो काम करने का था वो ये वाला था। दूसरा काम जो करने का था वो ये था कि ये किसी भी तरह से जो है वो बिजनेस कम्युनिटी को जो है उसको एतमाद में लेते, उनको बताते कि देखें बात ये है कि मुल्क इस वक्त जो है वो एक बुरे और नाजुक सूरत से हम नहीं पूरी दुनिया गुजर रही है, लिहाजा आप जो है बराए मेहरबानी थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो सीरियस लें। और ये जो हर वक्त आप बाहर निकल आते हैं, सड़कों पे निकल आते हैं, दुकानें बंद कर देंगे, या आप जो है धमकियां देते हैं कि जी हम अगर गवर्नमेंट कहती है दुकानें बंद करो तो ये दुकानें नहीं बंद करते, गवर्नमेंट अगर टैक्स मांगती है तो कहते हैं हम दुकानें बंद कर देंगे। तो वो थोड़ा सा जो है ये अपना वो वतीरा ठीक करे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ जो करने की थी वो ये थी कि आप अपने आप को बंद करते। हमने बंद नहीं किया, हमने अपनी सरहदों को खुला रखा, हमने फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो जारी रखा, हमने आप देखें कि पहले भी जो है ईरान से कोरोना आ गया, बाद में यूके से कोरोना आ गया। अब वो यूके वाला कोरोना, ये दोनों कोरोना हमारे नहीं है। अभी इस थर्ड लेयर वेव के अंदर जो है ये तो यूके मेड कोरोना था। यूके के अंदर जो है जो उन्होंने जो वो किया था, ये मतलब है कि ये वो वाली एक टाइप है और वो वाली एक शक्ल है जो वहाँ की कोरोना की है। तो इसमें इन्होंने जो इसके ऊपर ये कर सकते थे कि अगर आप अपने फ्लाइट ऑपरेशन छोड़ देते, कैंसिल कर देते और कहते कि जी इतने अरसे तक 3 महीने महीना के लिए जो है कोई मुल्क में ना आएगा ना बाहर जाएगा, और हमारे पास जो है जितना है हम इसी के ऊपर गुजारा करेंगे और खाएंगे, और चाहे घास खा लें चाहे हम जो है वो कुछ और खा लें, लेकिन हम अपने मुल्क के ऊपर भरोसा करेंगे और मुल्क की प्रोडक्ट्स के ऊपर, मुल्क की चीज़ों के ऊपर वो करेंगे। लिहाजा इन दिनों में ना कोई गाड़ी आएगी बाहर से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगी, ना कोई चीज़ आपके यहाँ मुल्क में आएगी, ना कुछ और चीज़ आएगी। तो उससे फ़र्क पड़ सकता था। कम से कम ये यूके वाला कोरोना जो ये आज का तो नहीं है ना, आप देखेंगे यूके मेड कोरोना जो है जहाँ जहाँ गया है उसने बड़ी तबाही फैलाई है। अब कहते हैं कि जी एक अफ्रीकन कोरोना है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो घूम रहा है, एक यूके का कोरोना वो भी घूम रहा है। इससे पहले हमें एक ईरानी कोरोना मिल गया था, फिर जो है वो बीच में अमेरिकन कोरोना भी आ गया, बीच में एक यूरोपियन कोरोना भी आ गया, उसके अंदर ही कहीं ना कहीं चाइनीज़ कोरोना भी आ गया। तो हमारे पास तो अल्लाह के ऐसे ऐसे कोरोना आया, ऐसा ऐसा कोरोना आया कि हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि कोरोना कितना कोरोना हमारे पास आएगा। तो हमने तो वो सारे का सारा कोरोना भुगता है, उसको सहा है, बर्दाश्त किया है। और मैं बताऊं कि शायद हमारा डाटा, हमने तो टेस्ट ही बहुत थोड़े किए हैं ना, हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी ही नहीं थी उतनी
कि हम अगर रोजाना की बुनियाद पे अगर आप 20 लाख टेस्ट करते या 3 लाख टेस्ट करते या 10 लाख टेस्ट करते तो फिर आपको पता चलता कि आपके यहाँ कितने % लोगों को जो है वो हुआ है। अब मुश्किल से हमने 5000 टेस्ट किए। शुरू में हमारी कैपेसिटी जो थी 2000 टेस्ट की थी, 1000 टेस्ट की थी, फिर आस्ता आस्ता हमने इसको एक्सीड किया, फिर हम 5000 से 10,000 पे पहुंचे, 20,000 तक पहुंचे, फिर हम 1 लाख और 2 लाख टेस्ट तक आए। अब उसमें उससे हम हमारे पास डाटा कहीं से आता है कि जी पता चलता है कि जी 1 लाख या 2 लाख टेस्ट किए और उसमें से इतने % लोगों को है और इतने % लोगों को नहीं है। और कुछ कोरोना और कुछ इसकी टाइप्स ऐसी हैं और कुछ इसकी जो 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 म्यूटेट होके इसकी जो वो इस तरह की हैं शक्लें कि जो आपके टेस्टिंग सिस्टम के अंदर नहीं आती। कोरोना है बंदे को मौजूद है, सिम्टम उसके अंदर माइल्ड हैं, लेकिन वो टेस्ट में नहीं आ रहा, तो वो भी तो है ना। तो बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ, खत्म हो गया, उनको पता ही नहीं चला। बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ और बस हल्का फुल्का उनको महसूस हुआ 1 आध दिन के लिए। सर आप टेस्ट की बात करें, टेस्टिंग की, तो ये जो एनसीओसी की जानिब से हमें जो अदाद-ओ-शुमार आता है, हम उसको कितना ऑथेंटिक कह सकते हैं? क्योंकि मेरे सामने की बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ जो है वो कोरोना से हुई है, लेकिन वो अस्पतालों में नहीं जाते डर की वजह से, और उनकी डेथ रेट जो है वो कोरोना की वजह से ही हुई है। तो ये भी तो कोरोना के केसेस हैं, तो हम एनसीओसी के अदाद-ओ-शुमार को कितना ऑथेंटिक कह सकते हैं? देखिए एनसीओसी की जो अदाद-ओ-शुमार है, जाहिर बात है कि वो तो अमेरिका के अदाद-ओ-शुमार भी जो है ऑथेंटिक नहीं है, तो एनसीओसी के कैसे हो सकते हैं? लेकिन एक रफ एस्टिमेटेड उनके पास मौजूद होती है। अब देखें ना कि जैसे इकोनॉमिस्ट, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बता रहा था कि इकोनॉमिस्ट ने एक रिपोर्ट छापी है और उन्होंने कहा जी कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो डाटा दिया जा रहा है, WHO दे रहा है, या ये जो उनका जो आप वर्ल्डोमीटर के ऊपर देखें जाके, कोरोना वर्ल्डोमीटर जो है जो वो जो बता रहा है, तो उन्होंने कहा जी कि जो वर्ल्डोमीटर के ऊपर जो आ रही है डाटा वो और जो असल डाटा है इसमें बहुत फ़र्क है। और उनका ख्याल है कि पूरी दुनिया के अंदर इस कोविड इसके में जो है तकरीबन को 1 करोड़ प्लस लोग, उन्होंने कहा जी कि 10 मिलियन प्लस जो है लोग जो है वो मर चुके हैं। अब 10 मिलियन प्लस का मतलब है कि 1 करोड़ 5 लाख भी हो सकते हैं, 1 करोड़ 10 लाख भी हो सकते हैं, 1 करोड़ 20 भी हो सकते हैं, 1 करोड़ 50 लाख भी हो सकते हैं। तो इतने लोग मर चुके हैं। अब बिल्कुल वही वाली बात है कि हम ज़ाती तौर पे ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो कि कोरोना की वजह से जिनको कोरोना हुआ और जिनकी डेथ हो गई और जिनका डायग्नोज भी नहीं हुआ, जिन्होंने बताया भी नहीं। अब बहुत सारे लोग हैं जो बताते ही नहीं है, वो होम रेमेडीज करते रहते हैं, बाहर किसी को बताएंगे नहीं, डरे रहेंगे ये ना हो के। पहली वेव में तो आपको याद होगा उठा के ले जाते थे ना उनको, वो कहते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा जी, कोरोना, हमने गाली नहीं करनी, दसना नहीं, किसी को कहना नहीं, और अंदर ही अंदर घुटते रहते थे, मरते रहते थे, और अपनी होम रेमेडीज वो कर रहे हैं, गरारे कर रहे हैं, भाप ले रहे हैं, और जो है वो एस्प्रिन खा रहे हैं और टेम्परेचर की वो खा रहे हैं, और फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पता चला जी कि एंटीबायोटिक भी आप यूज़ कर सकते हैं। पहले कहा जाता था कि नहीं आप एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत मसला हो जाएगा। फिर जो है वो फाइजर की बनी हुई एंटीबायोटिक्स आई थी, बड़ी अच्छी वो एंटीबायोटिक थी जिसमें आपकी चेस्ट को क्लियर कर देती हैं, आपकी बॉडी को क्लियर करती हैं, वो इस्तेमाल होने लगी। फिर आप देखें कि क्लोरीन के बारे में कहा जाता था, जब वो थे वहाँ पे ट्रम्प साहब जो है, उन्होंने कहा ये करें तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। फिर उन्होंने कहा नहीं जी ये जो गोलियाँ हैं जो आप खाते हैं जिसमें जब आपको ये जो हो जाता है जो मलेरिया होता है, तो मलेरिया की जो गोलियां हैं ये बड़ी इफेक्टिव हैं, लोगों ने वो इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर कहा गया कि नहीं जी इसमें तो ये तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वक्त गुजरने के साथ जो है वो क्लियर होती चली गई कि नहीं ये होम रेमेडीज़ नहीं चल सकती। लेकिन इन होम रेमेडीज़ के नतीजे में लोगों ने जान से हाथ धोए हैं और उनका डाटे में कहीं भी नाम नहीं है, और वो एक बड़ी तादाद है। सो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट को आप फेंक नहीं सकते, उसको आप जो है वो नल एंड वाइड नहीं कर सकते, उसको उठा के बिल्कुल आप रद्दी की टोकरी का नज़र नहीं कर सकते। ये हकीकत है कि लोग ज़्यादा मरे हैं और रिपोर्ट कम हुए। अच्छा सर, अब वैक्सीन के हवाले से बात करेंगे। कोरोना की तो हमने बात कर ली, अब वैक्सीन की तरफ आएंगे कि चाइना से जो है एक बड़ी खेप जो है वो पाकिस्तान ने दरामद कर ली है, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे होंगे कि अभी भी न्यूज़ चल रही है कि सऊदी अरब ने जो है इस पर एतराज़ात का इजहार कर दिया है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि पहले भी एक लोगों ने, शहरियों ने जो बड़ी तादाद में वैक्सीन लगाई है, तो अब सवाल ये है तो क्या जैसे अब सऊदी अरब ने जो है एतराज़ उठाया है तो लोग नई वैक्सीन लगाने की तरफ जाएंगे? देखिए सऊदी अरब अभी चूंकि हमारी आपको पता है आगे हज ऑपरेशन शुरू हो रहा है और लोगों ने हज करने वहाँ पे जाना है। अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका वैक्सीन का उसके ऊपर। आप देखें कि इन्होंने जो वैक्सीन लगवाई है जो सऊदीया के अंदर और जो अरब कंट्रीज़ के अंदर, इनके उन्होंने फाइज़र भी मंगवाई है, वो भी लगवाई है, इन्होंने जो है वो मॉडर्ना भी यूज़ की है, वहाँ पे साइनोफार्म नहीं यूज़ हुई, एस्ट्राज़ेनेका यूज़ हुई है।
एस्ट्राजेनेका जो है ना ये वेक्टर वैक्सीन है। और एग्जैक्टली अभी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी जो दूसरी जो चाइना की दो, एक उनकी रवायती वैक्सीन है जिसमें किल्ड वायरस है और दूसरी जो है वो वेक्टर वैक्सीन है, जिसके अंदर जो है वेक्टर वैक्सीन ये होती है कि डिफरेंस इसका सर थोड़ा सा वो हाईलाइट कीजिएगा। मैं उसकी तरफ आता हूँ। आपने देखा होगा कि ये जो वायरस है, इस वायरस के ऊपर जो है वो उसके ऊपर निकली होती हैं वो सारी जो है उसके जो जैसे शाखें ऐसी निकली होती हैं। अच्छा, वो जो जब इस पर रिसर्च की गई थी उन्होंने कहा कि ये जो अंदर तो इसका जो है ये सारी के सारा प्रोटीन है और प्रोटीन जो है ये उसको जो है वो इतना वो नहीं करता, उसके अंदर फिर उसका न्यूक्लियस है और बाकी सारे का सारा जो मटेरियल है। लेकिन जो ऊपर है ये जो उसका ये जो शाखें हैं, ये शाखें जो है ये असल में जाके ये अपने आप को मल्टीप्लाई करती हैं और ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो उन्होंने उनकी वो शाखें उतारी हैं, उतार के और एक और वैक्सीन ली, एक और वायरस लिया जो कि उससे कम लीथल था और उससे कम नुकसान पहुंचाता था, लेकिन इसी की फैमिली का इससे मिलता जुलता एक वायरस लिया और उसके ऊपर उसको उन्होंने करके ग्रो किया, ग्रो करके और फिर उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया लोगों के ऊपर और उसके रिजल्ट्स मिले। चूंकि वो प्रॉब्लम तो करता था लेकिन उतना स्वेयर नहीं करता था, चूंकि उसको उसकी फैमिली से तोड़ दिया ना उन्होंने, एक डिफरेंट फैमिली के साथ मिला के और फिर इसको जो है ये वेक्टर वैक्सीन है। ये वेक्टर वैक्सीन जो है ये एस्ट्राजेनेका जो है जो यूके की है ये उसके ऊपर है और ये वैक्सीन जो है ये बड़ी तेजी से मकबूल हुई। भारत ने भी एस्ट्राजेनेका बनाई थी लेकिन उन्होंने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलके अपने मुल्क के अंदर डेवलप की थी और उनके मुल्क के अंदर इसी वजह से एस्ट्राजेनेका की जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा आए थे कि जो क्लॉटिंग हुई है और जो ब्लीडिंग हुई है वहाँ पे वो इसी की वजह से हुई है। अब देखें ना कि वो जो क्लॉटिंग है, अगर जो हम पहले बात कर रहे थे कि वो बैक्टीरिया भी क्लॉटिंग करता है और वो करता है, जो कि रिपोर्ट्स आई थी, और ये वैक्सीन भी वही करती है क्योंकि वैक्सीन उसी वायरस से मिलती जुलती वो है। तो इसका मतलब है कि वो जो मिथ है वो मिथ नहीं है, वो रियलिटी है कि ये आपके ब्लड को जाके जो है ये थिक करता है, आपके ब्लड को जो है उसके अंदर क्लॉटिंग करता है, ब्लीडिंग करता है और एग्जैक्टली वही वाले सिम्टम्स देता है ये वाला जो इस वायरस से बनी हुई। और ये जिंदा वायरस है, ये कोई इसकी जो शॉट होता है कोई 10 मिलीमीटर जो है 10 जो वो बॉडी के अंदर जो है वो मिलीमीटर डाला जाता है और उसके बाद जो है आप देखें कि उस एक शॉट के साथ जो है वो आपके बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ वायरस जो है वो ऐड हो जाते हैं और फिर आपकी बॉडी पूरी उनके खिलाफ जो है एक निजामती सिस्टम जो है वो खड़ा कर देती है। मैंने जब एस्ट्राजेनेका लगाई तो मुझे फौरी तौर पे जो है वो डायरिया की शिकायत होगी, फौरी तौर पे जो है मुझे लग रहा था कि जैसे जमीन यूं करके हो गई एक दफा, फिर आस्ता आस्ता जमीन वापस आई। तो चीजें जो है वो अल्टीमेटली इनके साइड इफेक्ट्स तो हैं। सर जैसे आप भी बता रहे हैं कि आपको भी जो है वो डायरिया फील हुआ, तो वैक्सीन के हवाले से जो है वो शहरियों में भी बहुत ज्यादा जो है वो शकूक व शुबात पाए जाते हैं कि इसके बाद ऐसा हो जाएगा और वो डर के मारे लगवाते भी नहीं है। तो इस तरह फिर शहरियों को कैसे गाइडलाइंस दी जाए? नहीं देखिए, ये कहना कि जी जो है वो इससे मर जाएंगे या इससे जो है आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी या इससे, देखिए आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। एक ऑप्शन ये है कि कोरोना फेस करें, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वैक्सीन लगवाएं। तो मेरा ख्याल है कि वैक्सीन लगवा लेना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ कि आप एक रिस्क उसमें रहे कि कल को जो है वो। अच्छा, दूसरी ये है कि अब अगर आपने बाहर जाना है, आपने हज करने जाना है या आपने कहीं पे भी जाना है, तो फिर जब तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी आप फ्लाइट नहीं ले सकते, आप इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा उनके लिए भी वैक्सीन लगवानी बहुत जरूरी है। अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं, आपने बाहर आना जाना है, आपके कामकाज हैं, तो भी आपको, आपने उम्रा करने जाना तब भी आपको जो है वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। अब सवाल ये पता होता है कि लगवाएं कौन सी, क्या जो है आप मॉडर्ना की लगवाएं, फाइजर की लगवाएं। थोड़ा सा ये बताइएगा कि वैक्सीन की टाइप्स कितनी है? देखिए वैक्सीन की 3 टाइप्स हैं। एक टाइप है इसकी जो वो रवायती वैक्सीन है, जो ट्रेडिशनल वे है। ट्रेडिशनल वे में क्या होता है कि इसके अंदर उसको वायरस को उसी पर्टिकुलर बीमारी का वायरस किल करके मार के उसकी वैक्सीन बनती है और वो फिर किल्ड वायरस जो है वो आपकी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। अब वो किल्ड वायरस जब आता है तो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उसको मैसेज आता है कि ये जो है वायरस आ गया है, कोई चीज़ आई है बाहर से, और वो उसको जो है वो मार देता है। मरे हुए वायरस ये ऐसी है कि एक शेर मरा हुआ हो और आपको गंदे के खड़ा कर दिया जाए, लो जी इसको मार दे, तो आप डर डर करके उसको मार देंगे, लेकिन आपका हौसला बुलंद हो जाएगा। बॉडी के अंदर भी जो है जो उसकी जो फौज है, जो मज़ामती फौज है, जो डिफेंसिव सिस्टम है आपका, जो इम्यून सिस्टम है, वो जब उसको मरे हुए वायरस को मार लेता है तो उसको पता चल जाता है कि अब हम मार सकते हैं, वो एक फौज बन जाती है, उसके खिलाफ एक डिफेंस सिस्टम जो है वो खड़ा हो जाता है। अच्छा, जब असली वायरस आता है तो इसको चूंकि तजर्बा होता है मारने का या ये मौजूद होता है, ये फौरन ही उसको काबू करता है और उसको किल कर देता है। लिहाजा ये एक तो प्रैक्टिस हो जाती है इसकी, और दूसरा ये है कि बॉडी
आदी हो जाती है। किल्ड वायरस के आने के बाद ये होता है कि ये आपके ऊपर असरात तो लेके आता है, लेकिन उतने नहीं लेके आता जितने के होते हैं। दूसरी वैक्सीन है जो वेक्टर वैक्सीन है, जो वायरल वेक्टर वैक्सीन जिसको बोलते हैं, ये एस्ट्राजेनेका टाइप और ये जो दूसरी है, इसमें ये होता है कि आप, जो मैंने पहले अर्ज किया कि ये किसी और, ये उसके ऊपर वो ले लेते हैं इसका उस वैक्सीन जो असली वायरस है, असली वायरस की जो आपको प्रॉब्लम करती है वो चीज़ लेके एक और वायरस के साथ उसको मिक्स करते हैं जो कम लीथल होता है, और फिर उसके अंदर से एक वैक्सीन आप तैयार करते हैं, और फिर वो वाली वैक्सीन जो है इसको बोलते हैं वेक्टर वैक्सीन। और तीसरी टाइप की जो वैक्सीन है वो है RNA वैक्सीन। ये जो RNA वैक्सीन है, ये जो कि जो फाइजर, ये टोटली प्योरली जो है वो RNA वैक्सीन है। ये बड़ी सेफ, सबसे सेफेस्ट अगर वैक्सीन है तो वो फाइजर है। उसमें होता ये है कि ये आपके RNA के अंदर जाके मैसेजिंग कर देती है, कोडिंग कर देती है कि ये किस तरह का वायरस आएगा, उसको आपने यूं करके मार देना, एंड दैट्स इट। और वही होता है, जब वायरस आता है तो वो उसको मार देता है। ये यूं ही है कि एक मोर डेवलप्ड और मोर, उसको समझ लें कि एक दुनिया का एक बेस्ट तरीका है ये। यानी आपके अगर दिमाग को ये कमांड दे दी जाए कंप्यूटर तरीके से, कंप्यूटराइज तरीके से, कि जी आपने किस तरह से जो गन चलानी है, इंस्टेड ऑफ कि आपको गन दे के आपको पहले बताया जाए कि कैसे चलानी है और आपको रेगिस्तानों की खाक छाननी पड़े, और क्या आपने वो देखी थी ना वो मूवी जो है वो जो मैट्रिक्स फिल्म जो है, उस मैट्रिक्स फिल्म के अंदर वो उसके ब्रेन के अंदर वो लगाते हैं और उसको सारी ट्रेनिंग्स दे देते हैं, उसको हेलीकॉप्टर भी उड़ाना आ जाता है, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या वैक्सीन की डोज लगवाने से ये मुमकिन है कि हम मुकम्मल तौर पर कोरोना से निजात हासिल कर सकते हैं? देखिए, वैक्सीन की डोज लगवाने से आप कोरोना से मुकम्मल तौर पर निजात तो नहीं हासिल कर सकते, इसलिए कि कोरोना आपको फिर भी होगा और हो सकता है और हो भी रहा है। लेकिन यह है कि कोरोना इफेक्ट नहीं करता, इसलिए कि आपकी बॉडी जो है उसके अंदर एक आपका एक सिस्टम, एक जो वो मौजूद है, डिफेंस सिस्टम मौजूद है। आपकी इम्यून जो है वो बाकायदा जो एक डिफेंस वॉल है वो आपके अंदर जो है वो बहुत बड़ी खड़ी होती है, और आपकी इम्यूनिटी जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि आप उससे जो है निपट सकते हैं। सो आपको तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ये है कि अगर आपको कोरोना हो गया है तो आप उसके कैरियर बन जाएंगे। अब आपको तो कुछ नहीं कह रहा, बिकॉज यू आर फ्रॉम द सेम फैमिली। अब तो आप समझ लें कि जब जिसको वैक्सीन लग गई वो चलता फिरता कोरोना बन गया। वो कोरोना को, जब कोरोना उस पर आएगा तो कोरोना उसको तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसका दोस्त बन जाएगा और वो अपने दोस्त को साथ लेके फिरता रहेगा। वो आपसे मिलेगा तो दोस्त से तारुफ करवा देगा कि ये मेरा दोस्त है, मिले आपसे। अब अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो फिर दोस्त आपके साथ क्या करेगा, आप सोचें। लिहाजा वो जो वैक्सीनेटेड लोग होंगे वो सेफ होंगे, लेकिन जो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे वो उनका शिकार बन जाएंगे। लिहाजा इट्स बेटर कि आप वैक्सीन लगवा लें। और मैं बताऊं, ये वैक्सीन बुरी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिथ है कि ये खतरनाक है, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन इंडिया के अंदर इसलिए कि इंडिया ने खुद बनाई थी, और जो खुद बनाई थी वैक्सीन, जो एस्ट्राजेनेका के साथ मिलके, वो अब इंडिया ने, आपको याद है ना, उन्होंने तो एक वो भी बनाया था मरीख पे पहुंचने के लिए, जो है उन्होंने एक शटल भी बनाई थी। अच्छा, वो उड़ी, यहाँ से उड़ी, रास्ते में बर्बाद होगी, तबाह होगी। अच्छा, वो आज तक मरीख पे नहीं पहुंच सके, वो तो आज तक चांद पे नहीं पहुंच सके उस तरह से। उन्होंने क्या करना है, वो तो एक ऐसी नालायक किस्म की कौम है जो कि उनसे तो वो इजराइल के लिए वो जहाज और फ्रांस के लिए वो जहाज नहीं उड़ते, और वो जहाज अपने मरवा के यहाँ पे गिरा देते हैं और अपना उनका बंदा हमारे हाथ चढ़ जाता है। तो वो किस किस्म की कौम होगी, जरा आप खुद अंदाजा कर लें। और उन्होंने वैक्सीन बना ली है तो वो वैक्सीन अपने लोगों को मारने के लिए तो बना सकते हैं, उनको बचाने के लिए उनकी वैक्सीन काफी। अच्छा सर, जैसे अब पाकिस्तान ने भी जो है वो केन साइनोफार्म जो है वो इंडिया की ज़ेरे निगरानी तैयार कर ली है, तो अभी NIH में भी क्वालिटी टेस्ट उसका किया जा रहा है। तो अगर वो मौसर साबित हो गई तो क्या लोग आमादा होंगे इसको लगाने के लिए? देखिए, इसके ऑलरेडी टेस्ट हुए हैं और उसका जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी बेहतर है। हमारा कोई 90% प्लस सक्सेस रेट है। और अगर WHO इसको अप्रूव कर देता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा, तो ये आपकी एक डिफेंस लाइन आ जाएगी बहुत बड़ी। यानी हम बाहर से भी मंगवाएंगे और देन लोकल भी होगी आपके पास, जो कि। लेकिन सर सऊदी अरब ने तो इसके ऊपर एतराज उठाया है। जी, सऊदी अरब तो चाइना की नहीं मान रहा, तो लेकिन शहरी तो फिर परेशान हो गया ना। एग्जैक्टली बात आपकी दुरुस्त है कि सऊदी अरब जो है वो, चूंकि सऊदी अरब के साथ हमारे एक बहुत इस तरह के रिलेशन है कि लोगों ने वहाँ जाना है। लोग हज के लिए जाते हैं, लोग उम्रे के लिए जाते हैं, लोग अपने मजहबी जो हमारे वो हैं मामलात उसकी अदायगी के लिए हम वहाँ जाते हैं। और अगर सऊदी अरब मानता नहीं है, सऊदी अरब कहता है नहीं जी मैं इस वैक्सीन को नहीं मानता, और ये जो आपने जो केन साइनोफार्म जो है ये लगाई है,
मैं तो साइनोफार्म को नहीं मानता और केन साइनोफार्म जो उनकी है उसको नहीं मानता, तो मैं पाकिस्तानी को तो बिल्कुल भी नहीं मानता। तो इन केस अगर वो नहीं मानता तो फिर लामहला जो है वो अल्टीमेटली वो ये कह सकता है कि आप जब तक आप एस्ट्राजेनेका की या फाइजर या मॉडर्ना वगैरह की नहीं लगाएंगे तो आपको जो है वो नहीं। फिर इसी तरह एक वैक्सीन है स्पुतनिक। स्पुतनिक की जो वैक्सीन है ये रशियन वैक्सीन है। ये भी हमने जो है उनके साथ 2 मिलियन का हमने जो है वो कांटेक्ट किया, हमारे पास पहुंच भी गई है। इससे पहले स्पुतनिक जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी 5 मिलियन जो है वो मंगवाई गई थी और वो भी लगवाई गई है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो 8-10 5-6-8 टाइप की वैक्सीन मौजूद है जो कि लग रही है मुख्तलिफ लोगों को, और उसकी कम बेश सक्सेस रेट एक जैसी ही है। अब देखना ये कि जो पाकिस्तान की है, क्या पाकिस्तान की जो वैक्सीन जो है वो उतनी ही अच्छी, उतनी ही फ़ाल, उतनी कारआमद साबित होती है कि जितनी जो है वो बाहर की है या नहीं। अगर हो गई तो समझ लें कि हम भारत को भी पेशकश कर सकते हैं कि आप हमारी वैक्सीन ले लें। तो अगर सर जैसे आप कह रहे हैं कि अगर हो गई, तो अगर ना हुई, इन केस अगर ना हो, ड्रैब की मंजूरी के बाद भी अगर ये सक्सेस नहीं होती तो जितना सरमाया इस पर लगा है उसका क्या होगा? देखिए ये तो फिर रिस्क लेने पड़ते हैं। दुनिया के अंदर बड़े बड़े आप एक जहाज बनाते हैं फिजा में भेजने के लिए, या आपने जो है वो उड़ाया, यहाँ से वो उड़ता ही नहीं है, जैसे उड़ता है गिर जाता है, तबाह हो जाता है। तो क्या आप दोबारा इस डर से कि जी दोबारा तबाह हो गएगा, शटल तबाह हो जाएगी, आप जाना छोड़ देते हैं? भाई बाबर ने, आप देखें कि उस मकोड़े वो था जो स्पाइडर था, उसके 17 दफा वो मकड़ी जो है वो नीचे गिरती है और ऊपर चढ़ती है नीचे, और उसके बाद जो है उसने वो कामयाब होती है। तो उसने कहा मैंने अगर नाकाम हुआ तो क्या? तो नाकामी जो होती है, कोई भी बार बार की नाकामी, ये अल्टीमेटली आपको एक कामयाबी की तरफ लेके जा रही होती है। सो देखना ये है कि क्या आप नाकाम होकर डर गए हैं या नाकाम होकर आपने हौसला और बढ़ा दिया है। सो हमने नाकाम नहीं होना, हम फिर बनाएंगे। हमने बनाई तो है ना। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि हमने एक कोशिश की है, हमने एक अपनी वो बनाई, और अगर सोचें कि कामयाब हो गई तो फिर दुनिया में आप उन मुल्कों में तो आ गए ना जिन मुल्कों ने जो है अपनी वैक्सीन बनाई और वो वैक्सीन उनकी कामयाब हो रही है। सो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि चाइना खड़ा है, और चाइना हमारा एक करीबी दोस्त है और हमारा एक क्लोज अलाई है बहुत सारे मामलात में। हमने थंडर भी उनके साथ मिलकर बनाया, कामयाब है। हमने थंडर के साथ देख लें वो गिरा दिया था उनका, इजरायली जहाज गिरा दिए थे, हमने फ्रांस के जहाज गिरा दिए थे। सो आपके थंडर में इतनी ताकत है, वो 17 जनरेशन का जहाज है, ठीक है। 16 जनरेशन का हमारे पास F-16 है, ये तो 17 में हम गए हुए हैं, उसको भी हमने अपग्रेड कर दिया है। लिहाजा आप चाइना को हल्का न ले। अभी देखें चाइना ने जो है वो उन्होंने मरीख पे अपने वो उतार दी अपनी, और उन्होंने उसके ऊपर जो है वो बाकायदा वो किया है, उन्होंने तस्वीरें ली हैं, वो बनाया है सारी, और उनका तो चाइना जो है वो दुनिया की अब एक सुपर पावर और वो बन के जो है वो उभरा है। और चाइना जिस तरह से सक्सेस लेता चला जा रहा है, आप चाइना की चीज़ों को अब हवा में नहीं फेंक सकते। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और चाइना की जो क्लोज टाइज हैं और क्लोज कोलैबोरेशंस हैं, ये अल्टीमेटली जो है दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है, चाइना के लिए भी बड़ी बेहतर है। पाकिस्तान के अंदर बड़ा अच्छा माइंड बैठा है। आपको पता है पाकिस्तानी डॉक्टर्स, पाकिस्तान का जो वो है ये पूरी दुनिया के अंदर है। अमेरिकन हेल्थ सिस्टम के अंदर आप देखें कि आपको पाकिस्तान के फिजिशियंस नजर आएंगे, पाकिस्तान के जो है सर्जन्स नजर आएंगे, पाकिस्तान के जो है वो बड़े बड़े आपको जो है वो डॉक्टर जो है वो उनकी बाकायदा फिजिशियन कम्युनिटी के अंदर जो है वो बैठे हुए अहदेदारों बने हुए हैं, और वो यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो महीने में 5 दिन यहाँ होते हैं, 15 दिन वहाँ होते हैं, फिर 15 दिन इधर होते हैं, तो 20 दिन वहाँ होते हैं। तो वो जो है वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस है आपकी मेडिकल की, आपके डॉक्टर्स की, आपकी चीज़ों की जो मेडिकल से रिलेटेड है। भाई मेडिकल का इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ बन रहा है? पाकिस्तान में बन रहा है, सियालकोट में बन रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो उसको वो किया जाता है। जो ऑपरेशन सर्जिकल चीज़ें हैं वो पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर बेहतरीन सबसे अच्छी समझी जाती हैं। तो पाकिस्तान जो है वो मेडिकल के शोबे में बड़ा नाम है उसका, और उस नाम को आप हल्का ना ले। सो मैं समझता हूँ कि ये जो वैक्सीन बनी है, अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे कि इसका जो है सक्सेस रेट हमें वो वाला मिले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं समझूंगा कि हमने इंडिया को बहुत बड़ा तमाशा मार दिया कि आपकी वैक्सीन क्या है और देखें हमारी वैक्सीन क्या है। तो अच्छा सर, एक बात ये भी है कि अब चाइना की वैक्सीन के बाद ये कहा जा रहा है कि बरतानिया से भी हम जो है वैक्सीन मंगवाएंगे, मगर कैसे? क्या इतना सरमाया है पाकिस्तान के पास? नहीं, पाकिस्तान में ये एस्ट्राजेनेका बरतानिया की है, बरतानिया की है, ये आ रही है ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर, ये आ चुकी है, लेकिन हमने डायरेक्ट नहीं मंगवाई। ये WHO का एक सिस्टम है कि WHO जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको वो बाकायदा जो है वो उसकी डोजेस देता है।
सो उस तरीके कारगर अभी तक हमने खरीदी नहीं है, चूंकि एस्ट्राजेनेका बेच नहीं रही, लेकिन एस्ट्राजेनेका ये जरूर कर रही है कि वो उनको दे रही है। अभी फाइजर भी आ जाएगी, भी बहुत सारी और भी मुल्क में आएंगी। तो वो जो है वो WHO के सिस्टम और निज़ाम के तहत जो हमें मिली है, ये एस्ट्राजेनेका वो वाली है। सो हमने खरीदी नहीं है, और ना ही खरीदने के लिए हमारे पास इतना पैसा है कि हम उसको खरीद सकें। लेकिन अल्टीमेटली अगर हमारी अपनी बन जाती है, वो उतनी, चूंकि हमारी जो बनी है वो भी एस्ट्राजेनेका की तर्ज की है, ठीक है ना, तो कैंसाइनो भी हमने उसी तरह की बनाई है। सो ये वाली जो है ये ऑलमोस्ट सेम फार्मूला है। अगर ये कामयाब हो जाता है तो मैं समझूंगा कि ये तो आपने कमाल कर दिया है। मैं बताऊं, ये कोई छोटी बात नहीं होगी। ये मेडिकल, पाकिस्तानी मेडिकल लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान करेगा। और इसमें थोड़ा सा है कुछ ऐसी चीजें जो भी क्लियर होनी बाकी हैं कि क्या हमने वाकई इसको सारा यहीं पे बनाया, ये सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या हम इसको क्या कर रहे हैं, या हम इसकी जो है सिर्फ यहाँ पे जो है उसकी वो कर रहे हैं, बन के वहाँ से आ रही है और हम यहाँ पे उसकी वो कर रहे हैं, उसकी जो उसकी होती है, जो आप उसको पैकिंग और ये वो सारी जो है, तो वो देखना ये कि हम क्या लेबलिंग कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या हम यहीं पे बना रहे हैं, हमने अपने को बीच में वो किया है। तो ये भी थोड़ा सा वक्त साबित करेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या पोलियो की तरह जो कोविड वैक्सीन है वो भी बाहर जाने के लिए लाजमी करार होगी अब बाहर उन्हें ममालिक जाने के लिए? जैसे होता था ना, पोलियो का टेस्ट जो है वो लाजमी होता था वो करवाना, तो अब क्या कोविड वैक्सीन लगवाना भी लाजमी होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। उसकी वजह यह है कि कोई भी मुल्क जो है वो ये रिस्क नहीं ले सकता कि उसके मुल्क में उसने मुश्किल से अपने मुल्क के अंदर काबू पाया है। आपको पता है कोरिया के अंदर एक खातून थी, बूढ़ी खातून, शी वाज अबाउट 55-56 ईयर्स ओल्ड थी। तो कोरिया ने एक दफ़ा सारे मुल्क से वो ख़त्म कर दिया कोरोना। जितने कोरोना केसेस थे सबको उन्होंने कर करा के, ये मैं जनूबी कोरिया की बात कर रहा हूँ, शुमाली कोरिया की नहीं। अच्छा। तो जनूबी कोरिया के अंदर उन्होंने जो है वो एक दफ़ा बिल्कुल उसको एलिमिनेट कर दिया। अचानक एक औरत जो है वो जाती है, कहीं से आती है, उसके बाद वो मिलती है कुछ लोगों से, फिर वो एक जगह डिनर करने जाती है, फिर वो एक फंक्शन, एक शादी में अटेंड करती है, फिर वो एक दो और इसी तरह के इवेंट्स में जाती है, और फिर अचानक वो देखते हैं कि उनका जो ग्राफ है कोरोना का वो डजन्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में पहुंच गया। तो रिसर्च की पता चला कि वो खातून, उन्होंने उसको उठा के अंदर कर दिया। उनका बीबी तुम्हें अकल नहीं थी, तुम कोरोना लेके फिर रही थी और तुमने कितने लोगों को कोरोना कर दिया। और कोरोना जो है वो 1 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, और 64 का फिगर जब जाता है तो वो हंड्रेड्स में आप 2 से 3 पे पहुंच जाते हैं, और फिर 3 से 4 और 4 से आप फर्दर आगे नेक्स्ट फिगर्स पे चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो कोरोना फैलता है। क्योंकि मुझे होगा तो मैंने 10 लोगों को मिलता हूँ तो हो सकता है 2 को कर दूँ। तो 1 2 4 8 16 32 64, और फिर जो है उसके बाद जो है वो 128, और फिर 128 जब बढ़ेगा तो 128 का मतलब है कि 200। अब देखें ना कि 2 4 बड़ी स्लो है, लेकिन 128 लोग जब करेंगे तो 128 का मतलब है कि वो अगर 128 को ही करते हैं तो सोचें कि कहाँ जाता है फिगर, और उसके बाद कहाँ जाएगा, और फिर उसके बाद कहाँ जाएगा। तो उस अल्टीमेटली कोई भी मुल्क रिस्क नहीं लेगा। वो उसकी कोशिश होगी और ख्वाहिश होगी कि वो जो भी उसके मुल्क में आए वो कम से कम वैक्सीनेटेड हो, कम से कम उसको जो है वो वैक्सीन लगी हुई हो। अच्छा सर, ये जो डोज में वक्फा है, पहले एक डोज लगती है और फिर काफी टाइम बाद दूसरी, तो इससे कोई नुकसान है? नहीं, नुकसान नहीं है। ये इम्यूनिटी को इंश्योर किया जाता है। आप देखें कि जो एस्ट्राजेनेका है ये लेती है तकरीबन 2 महीने, 4 हफ्ते 1 महीने में, और 4 हफ्ते 1 महीने में 8 हफ्ते, ये तकरीबन 10 से 12 हफ्ते लेती है एक से दूसरी डोज में। आपको 10 से 12 हफ्तों के दरमियान, 10 से 14 हफ्ते तकरीबन होते हैं कि आप उसके दरमियान लगवा सकते हैं किसी वक्त भी। जबकि ये जो दूसरी वाली है जो किल्ड वायरस की है, इसकी कम है, ये आपने 21 दिन के बाद जो है वो लगवानी है, 21 से 28 दिन के अंदर अंदर आपने लगवानी होती है। सो इसके तकरीबन 3 हफ्ते हैं, ये 3 वीक्स हैं, उसके जो है वो 12 to 14 वीक्स है। तो ये इसके अंदर जो है वो होता ये कि पहले आपकी इम्यूनिटी एक बनती है, और फिर उसको इंश्योर करते हैं कि ये बन गई, और आपके सिम्टम्स भी ज़्यादा होते हैं उसमें, पहली वाली में। दूसरी वाली में सिम्टम्स नहीं होते। दूसरी वाली ये होती है कि अब जैसे मैंने लगवाई, मुझे अगर डायरिया हुआ है या मुझे अगर उसके साइड इफेक्ट्स आए हैं थोड़े बहुत, और साइड इफेक्ट्स आने का मतलब ये है कि वैक्सीन ने असर किया है। ये ज़हन में रखें, जिसको साइड इफेक्ट नहीं आए तो समटाइम वैक्सीन असर ही नहीं कर रही। इसका मतलब है कि उसको थोड़ा सा तशवीश होनी चाहिए कि पता नहीं मैंने वैक्सीन लगवाई है, इसका फ़र्क ही नहीं पड़ा मुझे। क्योंकि कुछ ना कुछ आपको हिलजुल होनी चाहिए, कुछ नहीं तो गनूदगी होएगी, कुछ नहीं तो आपको जो है वो मतलब कि आपको फील होना चाहिए कि कुछ है आपकी बॉडी के अंदर हिलजुल हो रही है। सो वो हिलजुल जो है वो इस बात की निशानदेही करती है कि आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स कर रही है, वो रिस्पॉन्सिव है इस पर्टिकुलर इशू को लेके। लिहाजा अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते और आप कहीं जा नहीं सकेंगे,
वैक्सीन नहीं लगवाते तो फिर आप जो है आप रिस्क पे रहेंगे, वैक्सीन नहीं लगवाते तो फिर आपकी जो है आपके ऊपर एक तलवार लटक रही है कोरोना की, कोरोना किसी वक्त भी आपको हो सकता है। अच्छा सर, ये चीज़ कब तक मुमकिन है कि कोरोना वैक्सीन को सबके लिए मतलब मुफ्त लगाया जाएगा? क्योंकि अभी जो है वो 30 साल से ऊपर वाले जो अफराद हैं उनको तो फ्री लगाई जा रही है, तो कोरोना वैक्सीन को कब तक आवाम के लिए फ्री कर दिया जाएगा? देखिए फ्री पाकिस्तान में तो फ्री ही लग रही है सबको ही, अभी 30+ जितने भी 30+ जो है हैं सबको फ्री लग रही है। और ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो है वो फ्री वैक्सीन जो है वो सबको लग रही है। और ये बड़ा, मैं बताऊं, एनसीओसी की इस काविश को, इस कोशिश को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, सराहना चाहिए कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि आप एक मैसेज करते हैं और मैसेज का एक रिप्लाई आ जाता है, आपका बाकायदा एक सेंटर आ जाता है, आप उस सेंटर पे जाते हैं, जाके आप सिंपली आप वैक्सीन लगवा लेते हैं और उसके बाद ये है कि वो आपको 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बिठाते हैं, फिर आपको कहते हैं कि अब आप चले जाएं। अगर कोई रिएक्शन हुआ है उसके साथ ही हॉस्पिटल होता है, वो आपको उस हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। और ये एक पूरा सिस्टम है इन्होंने जो दिया, और ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। लिहाजा इस सिस्टम को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये एक बेहतर तरीके से जो है इन्होंने किया है। सो अब कब तक बाकी लोगों को अवेलेबल कब तक होगी, तो अभी इन्होंने देखिए एक हमने अपनी पॉलिसी दे दी है एनसीओसी ने गवर्नमेंट को, और वो वैक्सीन पॉलिसी है हमारी। वैक्सीन पॉलिसी में उन्होंने ये कहा है कि जो जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लाजमी होगी, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो एक दूसरे को के लिए प्रॉब्लम ना करें, एक दूसरे से जो है वो आगे ट्रांसमिट वो ना करें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि ख़ास एज है उससे ऊपर लोगों को लगाना बहुत ज़रूरी है, वो इंतहाई। फिर उन्होंने कहा जी कि जो मुल्क से बाहर जाएंगे वो पहले लगवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जाना है और अभी आपका नंबर नहीं आया, तो आप अगर जाएंगे, आप अपना पासपोर्ट लेके जाते हैं, अपना वीज़ा दिखाते हैं उनको कि मैंने जाना है, मुझे वैक्सीन फौरी तौर पे चाहिए, या मेरा 15 दिन के अंदर अंदर मैंने ट्रैवल करना है, तो आप जाके लगवा सकती हैं। सो वैक्सीन पॉलिसी दे चुकी है गवर्नमेंट, और उस वैक्सीन पॉलिसी के नतीजे में बहुत सारे लोगों के लिए ओपन हो गई है कि आप चाहें तो जब भी चाहें आप जाके वैक्सीन जो है वो लगवा सकते हैं। अच्छा सर, इसके साथ ये भी बताइएगा कि जब लोग वैक्सीन की डोज लगवाते हैं तो उसके बाद जो है, जैसे अगर आपने लगवाई तो अगर आप थोड़ा सा भी लोगों को कह देंगे कि मुझे डायरिया हुआ, तो लोग जो है वो इसके ऊपर शक करेंगे और डर के मारे नहीं लगवाएंगे। तो हुकूमत इसके ऊपर क्या काम करिए, लोगों को कैसे गाइडलाइंस दें? देखिए डायरिया होना तो नॉर्मल बात है, ये तो आप समटाइम भिंडियाँ खा लें तो उससे भी डायरिया हो जाता है, समटाइम आप ओवर ईटिंग कर लें उससे भी डायरिया हो जाता है, समटाइम जो है आप गर्मी में पानी ज़्यादा पी लें तो उससे भी डायरिया हो जाता है, खाली पेट जो है। तो देर आर सो मेनी थिंग कि जिससे ये डायरिया हो जाता है। डायरिया कोई ऐसी नहीं चीज़ कि जिससे आपकी मौत वाक़या हो जाती है, ये नॉर्मल है। हमारे यहाँ पेट ख़राब हो जाना, मोशन आना, पेचिश आना, ये बहुत ही नॉर्मल मामूली सी बात है। लोगों को इस पर डरने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट का जो काम है गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट लोगों को अवेलेबल कर सकती है, गवर्नमेंट घरों से निकाल के नहीं कह सकती कि आप लगाएं। लेकिन अल्टीमेटली अगर गवर्नमेंट ये कर देती है कि एक कानून पास कर देती है कि ये हर किसी के लिए ज़रूरी है कि उसने वैक्सीन लगवानी है, हर किसी के लिए नेसेसरी है, और जो नहीं लगवाएगा उसको जुर्माना करेंगे, उसको सजा देंगे, तो फिर तो लामहला जो है वो आपको लगवानी ही लगवानी है। और मेरा ख्याल है कि ये शायद आने वाले दिनों में गवर्नमेंट्स, ना सिर्फ हमारी गवर्नमेंट बल्कि बाकी गवर्नमेंट्स भी जो है वो इस तरह के उसको पॉलिसी जो मिथ्स हैं या स्पेकुलेशंस हैं, अफवाहें हैं, रूमर्स हैं, इसको एड्रेस करने के लिए माइट भी कि कोई इस तरह का कानून ले आए। फिलहाल तो उन्होंने वॉलंटियर किया हुआ कि भाई आप लगवा लें, खुद से लगवा लें। लेकिन अगर खुद से लोग नहीं लगवाएंगे या वो वाली तादाद जो मतलूबा तादाद चाहिए अगर वो नहीं करवाती, तो फिर गवर्नमेंट का हक बनता है, गवर्नमेंट हक बजानिब है कि वो लोगों को ज़बरदस्ती पकड़े और उनके घरों में जाए और उनका निशानदेही करे, उन्हें कहे कि जी नहीं लगवाएगा तो फिर आपको जुर्माना करेंगे, आपको अंदर करेंगे। भाई जो कौम मास्क नहीं लगाती वो वैक्सीन किधर लगवाएगी? तो लोग, कौम तो ऐसी है, कौम तो अजीब सी है। कौम से आप तो ना करेंगे, कौम खुद आगे कहेगी कि हमें लगा दें। इनको पकड़ पकड़ के आपको जाके लगानी पड़ेगी। और ये तो पोलियो के कतरे नहीं बुलाते थे ना, आप देख लीजिए पोलियो के बारे में कितनी, वो नहीं जी बच्चे नहीं होंगे, ये पता नहीं हमारी नस्ल कशी हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। विटामिन ए है, 1-2 विटामिन है जो आपके बच्चों को ला के देते हैं और उससे उनकी वो हो जाती है। इसके बारे में इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन, इतनी ज़्यादा र्यूमर, इतनी ज़्यादा वो कि जी पता नहीं ये हो जाएगा, ये हो जाएगी, तो वो जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज है ना, ये ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, ये ज़्यादा परेशान कुन है। और ये हमारे यहाँ नहीं, हर जगह पे, इंडिया में भी चल रही है। इंडिया का सोशल मीडिया भरा हुआ है, यूरोप में भी चल रही है, अमेरिका में भी चल रही है कि वैक्सीन लगवाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हमें अल्टीमेटली इन चीज़ों को एड्रेस करना है, देखते हैं दुनिया क्या करती है, उसी के हिसाब से पाकिस्तान भी करेगा। अच्छा सर, थोड़ी सी तालीमी इदारों के हवाले से बात की जाए, क्योंकि देखिए अगर मार्केट्स खुल सकती है तो तालीमी इदारे क्यों इन्होंने बंद किए हुए हैं? बच्चों की तालीम का भी नुकसान हो रहा है इस वजह से। और अब जाकर इन्होंने कहीं कहीं पे स्कूल्स खोले और वहाँ पर कह रहे हैं कि टीचर्स को जो है वो वैक्सीन लगाई जाएगी। तो अगर मार्केट्स खोल सकते हैं तो स्कूल क्यों नहीं
नहीं खुल सकते? देखिए टीचर्स को जैसे डॉक्टर्स को पहले वैक्सीन लगवा दी थी, तो टीचर्स और स्टूडेंट्स को भी पहले वैक्सीन लगवा देनी चाहिए प्रायोरिटी पे। आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, आप मरहलावार करें कि आपने पहले छोटे बच्चों को लगानी है या आपने बड़े बच्चों से छोटे बच्चों की तरफ आना है, बड़े बच्चों के टीचर्स से छोटे बच्चों के टीचर्स की तरफ आना है। ये आप पे है, आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टार्ट करना है, कॉलेज लेवल पे करना है, स्कूल लेवल पे करना है, या आपने प्राइमरी लेवल पे करना है। तो आप टीचर्स को और स्टूडेंट्स को साथ साथ जो है वो उसको एक आप पकड़े, क्लास पकड़े, उन्हें कहिए कि पहले जो है आपने फर्स्ट ईयर को लगाना है, फिर हमने सेकंड ईयर को लगाना है, थर्ड ईयर को, फोर्थ ईयर को लगाना है, देन हमने नाइन्थ पे आना है, मैट्रिक पे आना है, फिर हमने नीचे चले जाना है। उसी तरह आप स्कूल खोलते चले जाएं, तो आपका एक एक सेगमेंट जो है वो उससे जो है वो बहाल होता चला जाएगा। आपकी बात बजाय है कि आप देखें कि ट्रक ड्राइवर्स भी सड़कों पे निकले, बस ड्राइवर्स भी सड़कों पे निकल आए, दुकानदार भी सड़कों पे निकले कि हमें दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। नहीं निकला तो टीचर नहीं निकला, उस्ताद नहीं निकला सड़क पे कि जी मुझे यूनिवर्सिटी खोलने की इजाज़त दी जाए। चूँकि आप देखें कि हमारा पहले जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम बड़ा अजीब सा है। यानी आपने समर वेकेशन 3 महीने की करनी है, हफ्ते में 2 दिन वैसे भी छुट्टी करनी है, महीने में 3-4 दफ़ा बच्चे ने बीमार भी होना है, फिर उसके बाद 1-2 दिन उसका मूड भी नहीं होना। तो आ जाके महीने में कितने दिन वो पढ़ने जाते हैं, और जो पढ़ते हैं वो भी कितना पढ़ते हैं आपके सामने है सूरत हाल। सो ऑलरेडी जो है वो बहुत ही पैथेटिक सिस्टम है एजुकेशन का हमारे यहाँ, और जो पढ़ाया जा रहा है वो भी कितना अच्छा पढ़ाया जा रहा है। टीचर्स आपके भी सामने हैं, ये नहीं कि सारे टीचर्स ख़राब हैं, अच्छे टीचर्स भी हैं, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, मैं खुद भी उस्ताद हूँ, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएटेड हूँ। लेकिन हमारे यहाँ कोशिश यही होती है, ऑनलाइन सिस्टम ये समझे पाकिस्तान में कम से कम नाकाम हो चुका है। देखिए यहाँ पे तो आप बिजली नहीं दे सके, आप लोगों को जो है वो इंटरनेट कहाँ से देंगे? यहाँ पे जो है लोगों के पास जो है वो खाने को पीने को पानी नहीं है, खाने की रोटी नहीं है, तो वो कंप्यूटर कहाँ से लेंगे और मोबाइल कहाँ से लेंगे? तो बड़े मुश्किल है कि आप उनको जो है उनको आप तालीम दें थ्रू ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए जो है। या तो आप अपने जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका पैराफिनेलिया है, वो उतना स्ट्रॉन्ग है कि आपका इंटरनेट का फ्लो ज़बरदस्त है, आपके यहाँ जो है कमाल किस्म के जो है वो लैपटॉप्स आपने लोगों को, स्टूडेंट्स को फ्री दिए हुए हैं, और वो बैठे हुए मज़े से पढ़ रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है, और ना इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। भाई सुबह जाती है लाइट गांव में तो रात को आती है। अब ज़्यादातर लोग बच्चे जो है वो गांव देहातों के हैं, ऐसे एरिया से जहाँ पे वो क्या पढ़ेंगे। मैं खुद पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, तो बच्चे बहुत सारी शिकायत करते हैं, सर लाइट नहीं है, क्या करें। अब कॉल करके वो बता रहे होते हैं कि सर लाइट नहीं है, वेट कर लें। मतलब बच्चों में तो पढ़ाई का रुझान बिल्कुल ही खत्म हो गया। ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं, उनका मिजाज नहीं रहा। इस 1.5 साल ने उनके मिजाज को बहुत तब्दील कर दिया है। वो जरा सी आप देखें कि बात होती है स्कूल खुलने की, तो वो बेचारे शफकत महमूद साहब को जो है वो बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा जरा सा वो जो है वो कहते हैं कि स्कूल बंद कर दे, कॉलेज बंद कर दे, तालीमी इदारे बंद कर दे, तो शफकत महमूद साहब को जो है वो वज़ीर आज़म तक डिक्लेयर कर देते हैं और कहते हैं हमारा तो वज़ीर आज़म यही है। यानी आप देखें कि उनका बच्चे भी उसी तरह के हैं, आगे से असातिज़ा भी हमारे कमाल किस्म के हैं, ऊपर से सिस्टम हमारा अजीब सा है। सो सब ने मिलजुल के जो है वो भट्ठा बैठा दिया पूरे सिस्टम का आपके। सो मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को जो है इम्प्रूव होने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन सर अभी तो ये कहा जा रहा है कि जिन अजला में जो है वो ज़्यादा केसेस हैं वहाँ पर जो है वो ऑनलाइन ही निज़ाम रहेगा, तो वहाँ पर पेपर्स जो है वो ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। और दूसरी जानिब जो है वो शफकत महमूद ये भी कह रहे हैं कि इम्तहानात इस दफ़ा हर हालत में होंगे, तो जहाँ पर कोरोना केसेस ज़्यादा हैं वहाँ पर कैसे इम्तहानात? देखिए ऑनलाइन सिस्टम में पिछली दफ़ा भी बहुत सारे मसाइल हुए थे। आपको याद होगा स्टूडेंट्स जो है वो सड़कों पे निकल आए थे कि हमने ऑनलाइन, चूंकि हमें पढ़ाया ऑनलाइन है तो हमें पेपर्स भी ऑनलाइन है। अच्छा अब जरा उनसे पूछें कि आपने पढ़ा कितना ऑनलाइन है, बाय द वे कितने % स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाजिरी ऑनलाइन हुई है पूरी। तो जब आपने ऑनलाइन पढ़ा ही नहीं है तो फिर आप पेपर क्यों कहते हैं कि जी हमें ऑनलाइन? क्योंकि ऑनलाइन आसान है, नकल मार लेते हैं इधर उधर से देख के, बस ठीक है जी कोई आपकी ग्रेडिंग बन जाती है। उसमें यह है कि सारा कुछ आपको अपने पास से लिखना है, फिर आपको याद करना है, तो रट्टा सिस्टम की तरफ दोबारा आपको आना पड़ेगा। तो मिजाज नहीं रहा ना, याद करने का मिजाज नहीं रहा, दिमाग अब और तरफ ज़्यादा जाता है, चीज़ें और तरफ ज़्यादा जाती हैं। सो स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें जो है वो ऑनलाइन शायद हमारे लिए ज़्यादा बेहतरी है, ज़्यादा उनको जो है वो आसानी लगती है। लेकिन दूसरी तरफ जब उसकी मार्किंग होती है, जब उसकी नंबरिंग होती है, जब उसका रिजल्ट्स वो किया जाता है, तो उसमें बहुत सारी हर्डल्स हैं। यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को ऑनलाइन रिजल्ट्स बनाने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है पिछली दफ़ा। अभी मिड टर्म भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन लिए थे। मिड टर्म के तो उतने इश्यूज़ नहीं होते, उसकी वजह कि वो बता दिए जाते हैं, रिजल्ट्स जो है वो टीचर तक महदूद होते हैं। ये चूँकि आगे जाके आपने एग्जामिनेशन के साथ शेयर करना होता है, और उस शेयरिंग में फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो फुलफिल करने होते हैं। वो क्राइटेरिया जब
फुलफिल नहीं होता तो फिर उसकी वजह से काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। ऐसे भी टीचर्स रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे कि जिनको 20-20 दफ़ा जो है वो रिटर्न हुआ है, 5-5 दफ़ा 8-8 दफ़ा रिटर्न हुआ है वो रिजल्ट, और वो रिजल्ट जो है वो उसमें कोई ना कोई कमी कोई ना कोई रह जाती है। सो वो रिजल्ट बनते 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 3 महीने ले गया था। तो अब भी अगर रिजल्ट जो है वो फाइनल रिजल्ट 3 महीने ले जाता है तो फिर आपका अगला जो जिन्होंने उसकी बुनियाद पे आगे जाना है, आपने अगर देखें आपने अगर फर्स्ट ईयर कर लिया तो फिर सेकंड ईयर में जाना है, तो सेकंड ईयर अगर 3 महीने लेट हो जाती है तो फिर आपकी ऑलरेडी आप लेट है ना, तो वो जो लेट है वो कहाँ निकालेंगे। सो उनकी कोशिश यही है कि कम से कम जो जो एग्जाम है ये एग्जाम जो है ये ऑनलाइन ना हो, ये ऑन कैंपस हो जाए, ताकि ये है कि रिजल्ट टाइम पे बन जाए और मैनुअल बन जाए और जल्दी बन जाए। जल्दी बन जाएगा तो कम से कम ये है कि अगली क्लासेस जो है वो जल्दी शुरू हो जाएगी। अच्छा सर, इस हवाले से एक और भी जो है वो चीज़ देखने में आई थी कि जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके मार्क्स जो इन्होंने कहा था कि हम लोग जो है वो मैट्रिक के बेस पे बच्चों को पास करेंगे, तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके मार्क्स भी बहुत कम आए थे और बच्चों की तरफ से भी जो है वो एहतजाज किया गया था कि हम लोग जो बच्चे पढ़ने वाले हैं तो हम लोगों के जो है वो मार्क्स कम आए हैं। तो इस लिहाज से फिर क्या किया जाएगा, मतलब अगर आगे भी जिन शहरों में कोरोना केसेस ज़्यादा हैं अगर वहाँ पर ऑनलाइन ही चलता है सिस्टम, तो फिर दोबारा से अगर ऐसे मार्क्स दे दिए गए तो फिर क्या होगा? नहीं देखिए, हुआ है उसकी वजह यह है कि बाज़ बच्चे याद करने में बड़े तेज थे, बाज़ नकल मारने में बड़े तेज थे। ठीक है, सो जिन बच्चों को तो नकल मारनी आती है वो उन्होंने 80 कॉपी पेस्ट मारे हैं और ऐसा उसको प्लेजरिज्म भी नहीं आता, और उन्होंने उसको करके ऐसे सॉफ्टवेयर अब आगे हुए हैं कि आप उसको आगे पीछे कर लेते हैं। ये पता क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, ये करते हैं कि इंग्लिश को ला के उर्दू में कन्वर्ट करते हैं, वो जो ट्रांसलेटर है, फिर उसको उर्दू से वापस इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो वो सारी चेंज हो जाती है, तो वो एसेंस तकरीबन मिलती जुलती रहती है। फिर उसको एक बार रीड कर लेते हैं, थोड़ी बहुत जैसे एमआर की गलती निकाल लेते हैं और उसको भेज देते हैं। तो वो 2 दफ़ा जब वो ट्रांसलेट होता है तो वो ऑल टुगेदर उसमें काफ़ी सारी चेंजेस आ जाती हैं। चूँकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को पकड़ा तो मैंने देखा कि थीम तकरीबन मिलता जुलता है, तो जब मैंने उसको डिग आउट किया तो पता चला कि ये तरीकाकार अडॉप्ट किया जाता है कि गूगल ट्रांसलेटर ऑनलाइन उन्होंने डाउनलोड किया हुआ है, तो वो इंग्लिश पे पूरा सब्जेक्ट उठा लेते हैं, सब्जेक्ट उठा के और उसको वहाँ पे पहले लेके जाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में ले जाके फिर उसको सेट करते हैं, फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया वापस, फिर इंग्लिश को सेट किया और लाके भेज दिया। तो वो आपको महसूस नहीं होता कि ये आपने वही वाली चीज़ है जो कि वो 2 ट्रांसलेशन में काफ़ी सारी चेंज आ जाती है उसमें। तो अब ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं जो कि नकल के माहिर हैं, ट्रांसलेशन के माहिर हैं, या जिनको 2 नंबरी आती हैं, उन्होंने तो बड़े अच्छे नंबर ले लिए, लेकिन जो बेचारे ऐसे थे पढ़ने वाले बच्चे थे और उनका ख्याल था कि जी हम अपने पास से लिखेंगे, और उन्होंने फिर यहाँ पे भी टीचर्स ने भी ये देखा कि जिसने ज़्यादा लिखा है उसको, चूँकि आपको पता है कि आजकल पेपर नापे जाते हैं, अक्सर ये चीज़ देखने में आई है कि जो है सम टीचर्स इस तरह करते हैं कि वो सिर्फ लेंथ देखते हैं, कि कितना लंबा लिखा हुआ है और फिर उसके हिसाब से बेस पे मार्क्स दे देते हैं। सो टीचर्स भी उन्होंने कहा अच्छा घर में बैठे हुए हो, मैं देखता हूँ कितना टाइम दिया है तुमने, कितने सफ़े काले किए हैं, तो वो सफ़े काले करने की बुनियाद पे जो है उन्होंने मार्किंग कर दी है। थोड़ी बहुत एसेंस क्लियर होती है, तो ऑब्वियसली आप ऑनलाइन जब वो होता है सिस्टम, तो ऑनलाइन सिस्टम में आपके पास किताब भी खुली होती है ओपन बुक के अंदर। मैंने जब एग्ज़ाम लिया था तो मैंने एग्ज़ाम मेरा बड़ा टेक्निकल मैंने पेपर अपना वो बनाया था, फाइनल में भी और उसमें, और मैंने उसमें थोड़ा सा ख्याल रखा था। फ़र्ज़ करें मैंने इसमें जो एक सवाल मैंने ये लिखा था कि फ़र्ज़ करें एक ऐसा परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आए हैं, और परवेज़ मुशर्रफ साहब जब पाकिस्तान आए हैं तो आपने उसका कवरेज प्लान बनाना है, और उस कवरेज प्लान के लिए आप बताइए कि आप किस तरह उसको बनाएंगे और उसका लाइव कवरेज कहाँ करेंगे, रिकॉर्ड कैसे करेंगे, उसके लिए अगर आपको उनके सामने जाना पड़ता है तो आप अपने सवाल कैसे करेंगे और मुतवक्के जवाब क्या हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल किस्म का एक क्वेश्चनियर था, तो स्टूडेंट सर पकड़ के बैठ गए थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि किस इंटरनेट पे जाके वो इसका जवाब तलाश करें और फिर लिखें। सो उनको अल्टीमेटली खुद ही लिखना था। तो मेरा कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट्स को थोड़ा सा परेशान करता हूँ कि उनसे जो है उनसे जब जवाब लिया जाए तो उनको हाइपोथेटिकल करके जो है उनसे जवाब लिया जाए। ओपन बुक का मतलब ये नहीं है कि आपने एज इट इज, अब मैं उनसे पूछूं कि जी व्हाट इज कम्युनिकेशन साइंसेज या कम्युनिकेशन का वो क्या है, और वो तो सीधा सीधा उठाएंगे, कॉपी पेस्ट मार देंगे। लेकिन मैं अगर उसको इस तरह से वो करता हूँ, उसको डिफरेंट अंदाज में कहता हूँ कि जी मुकालमा लिखें 2 लोगों के दरमियान,
और उस मुकालमे के अंदर इस तरह उस मुकालमे को लिखें कि वो कम्युनिकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं और कम्युनिकेशन का जो उसका जो सर्कल है वो भी पूरा हो जाए और उसके अंदर वो करप्शन को भी डिस्कस करें। ठीक है, तो कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन करप्शन के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेशन, तो अब वो उनको खुद से ही लिखना है बैठ के मुकालमा। तो क्रिएटिविटी है, अपने दिमाग का इस्तेमाल है, तो वो परेशान होते हैं। तो कुछ टीचर्स करते हैं बच्चों को परेशान, वो उनको इम्तिहान में डाल देते हैं ऑनलाइन भी, और कुछ नहीं डालते, वो उनका एक अपना तरीका है। अच्छा सर, जैसे कि अभी सिंध हुकूमत में भी यही कहा जा रहा था कि सिंध ने कहा कि हमारे यहाँ पर पॉजिटिव केसेस ज़्यादा हैं तो अभी हम लॉकडाउन को बरकरार रखेंगे, तो वहाँ पर तो अभी कोई स्कूल का सिस्टम जो है वो खुलने का नहीं चांसेस नहीं है, तो वहाँ पर तो आई थिंक जो है वो सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम ही जाएगा, ऐसा ही है। देखिए सिंध में अभी परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने 3-4 चीज़ों के ऊपर उन्होंने बड़ा एम्फेसिस किया है। नंबर 1 तो उन्होंने कहा जी कि हम 6 बजे से लेके 8 बजे तक जो है लोग आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना बंद कर दें। 8 बजे के बाद अगर कोई बाहर निकलेगा तो उससे पूछगिछ होगी, उससे पूछा जाएगा कि आप क्यों निकले, वो क्या वजह है, बाकी टाइम बंद हो जाएंगी। सिर्फ टेक अवे होगा, अगर बहुत इमरजेंसी है तो आप कोई भी चीज़ खाना लेके घर जा सकते हैं, बैठ के नहीं खा सकते। स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने कहा फिलहाल बंद रहेंगी, और जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है उन्होंने कहा जी वो भी हम उसको ख़ास टाइम के बाद और ख़ास दिनों में उन्होंने कहा कि खोलेंगे, बाकी दिनों में बंद करेंगे। बैन सूबाई ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके ऊपर तो खैर वफाक ने भी पाबंदी लगाई, 2 दिन नहीं हुआ करेगी। वो भी कहते हैं कि हम इसको ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं ताकि कराची की तरफ, और चूँकि आप देखें वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है, वो बड़ी तेज़ी से फैल सकता है। पंजाब में कम होना शुरू हो गया है, पंजाब में बहुत ज़्यादा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसका जोर ख़त्म हुआ है। पाकिस्तान पंजाब के अंदर KP में भी कम हुआ है, बलूचिस्तान में पहले ही कम था। सिंध की तरफ जो है अब रुख किया है इसने, कोरोना ने। अब सिंध जो है, सिंध बड़ी स्मार्टली इन्होंने पहले भी इसके साथ निपटा है और इस दफ़ा भी मुझे लगता है कि बड़े स्मार्ट तरीके से जो है वो उसके ऊपर जो है वो काबू पा लेंगे। लेकिन अगर सिंध के अंदर ये काबू से बाहर हुआ तो मैं बताऊं सिंध में बहुत ज़्यादा तबाही आ सकती है। उसकी वजह है कि सिंध के अंदर तो कुत्ते के काटने की वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है और उससे भी लोग बहुत सारे मर जाते हैं, वहाँ पे तो भूख से मर जाते हैं, वहाँ पे तो और बहुत सारे मसाइल हैं, दहशतगर्दी होती है तो कई कई लोग जो है वो मर जाते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में अगर कोरोना वहाँ पे बढ़ता है तो कोरोना से जो कैजुअलिटीज़ है, जो डेथ है, मोर्टेलिटी है, वो कहीं ज़्यादा होगी जो एज़ कम्पेयर टू अदर पाकिस्तान। सो उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है, एहसास है, और उसी एहसास की वजह से मुझे चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है वो वहाँ पे इस तरह का सेटअप वो बना दें ताकि ये कि वो कम से कम लोग जो है वो उसके इफेक्ट हो और कम से कम नुकसान हो, और स्पेशली जो उनका हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर प्रेशर ना आए, दबाव ना आए। अच्छा सर, जैसे कि अभी हमने कोरोना की बात की, वैक्सीन की बात भी की, तो आप क्या समझते हैं कि नियर फ्यूचर हम लोग इस चीज़ में कमी आ सकती है या फिर अल्लाह ना करे कि इसमें मज़ीद इजाफा ही होता चला जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि देखें ये मैंने कुछ लोगों से बात भी की है और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि अब ये आखिरी इनिंग थी जो कोरोना ने हमारे साथ खेली है और जिसमें इंसान जो है वो थोड़ा सा वीक था लेकिन थोड़ा स्ट्रांग भी था, क्योंकि पहली इनिंग में हमारे पास कोई होप नहीं थी, कुछ पता नहीं था कोरोना क्या है पहली वेव के अंदर, ना हमें इसकी समझ आ रही थी, ना हम इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे थे, बस हमें ये था कि कोरोना मार रहा है, फियर फैक्टर ज़्यादा था। दूसरी वेव आई, उसमें हमारे पास थोड़ी सी होप थी कि शायद वैक्सीन आ जाए, थोड़े से हमें अंडरस्टैंडिंग भी होगी थी कि ये यूँ करता है तो हम इससे ऐसे निपट सकते हैं, ऐसे निपट सकते हैं, ऐसे निपट सकते हैं। अच्छा, जो तीसरी आई, तीसरी में ये म्यूटेट कर गया था, ये टाइप अपनी शक्ल चेंज कर चुका था, लेकिन हमारे पास एक हथियार था और वो वैक्सीन थी। अब हम इससे लड़ भी रहे थे, हम इसको काउंटर भी कर रहे थे, वैक्सीन भी लगा रहे थे और साथ साथ जो है हम इससे, अब ये होगा कि जो अगली वो जो आएगी जो कि जाके आपके अक्टूबर में बनती है, सितंबर अक्टूबर में, तो सितंबर अक्टूबर तक अगर हमारे यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर वैक्सीन लग जाती है सबको, फिर ये होगी कि लोग मरेंगे नहीं, आएगा सही, इफेक्ट करेगा, लेकिन आपके यहाँ कैजुअलिटीज़ या मोर्टेलिटीज़ दुनिया के अंदर वो लेवल पे नहीं होंगी जिस लेवल पे पहले होगी थी, क्योंकि लोगों के अंदर इम्यूनिटी बन चुकी होगी। ये इसकी कोई भी फॉर्म आती है, कोई भी इसकी वेरिएंट आती है तो वो उसको सह जाएगा इंसान। तो उसके बाद ये होगा कि कोरोना, देखे वायरस तो जो भी आया है वायरस ख़त्म नहीं हुआ, वायरस रहता है, लेकिन आहिस्ता 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 वो वीक होता चला जाता है, इंसान उसको भुगत
भुगत भुगत के जो है वो स्ट्रांग होता चला जाता है। अब हमने मैक्सिमम वेरिएंट्स भुगता ली है इसकी, तो मैं नहीं समझता कि अब ये उस लेवल पे जाके हमें डिस्टर्ब करेगा इंसानों को जिस लेवल पे पहले कर चुका है। दूसरा, चूंकि आप देखें कि अल्लाह ताला के भेजी हुई एक मखलूक है, चाहे इंसानों ने बनाई है ये, लेकिन एक अब है ये कंट्रोल अल्लाह के उसमें है, और अल्लाह ताला इसको जब चाहेंगे ख़त्म कर देंगे। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ने बड़ा इंसानों का इम्तहान ले लिया है, इंसानों ने नाशाक कर लिया है, तो अब शायद अल्लाह पाक माफ़ भी कर दे, और शायद ये है कि अल्लाह ताला जो है वो इस कोरोना वबा को जो है वो हमारे सर से टाल दे। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि थोड़ा सा हॉस्पिटल्स के हवाले से बताइएगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने इस चीज़ के ऊपर क्या काम किया और प्राइवेट सेक्टर ने क्या काम किया? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में तो इसके ऊपर ऐसा कोई काम नहीं हुआ। कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो सिर्फ कोरोना हो जाने की सूरत में आपको जो मेडिकेशन है या जो एडमिशन है वो थोड़ा सा वो करते थे, और उसमें भी उन्होंने पैसा कमाया, ठीक ठाक पैसा कमाया, चूँकि इससे बहुत सारी इंडस्ट्री जुड़ी हुई थी कोरोना के साथ, जो चाहती थी कि कोरोना बढ़े ताकि लोग जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाएं। फिर एक परसेप्शन क्रिएट की गई कि जो भी सरकारी अस्पताल में जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता, उसको मार दिया जाता है, पता नहीं क्या है जी। ये पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। तो उससे ये हुआ कि लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करना शुरू कर दिया। वो हॉस्पिटल जो कभी चलते भी नहीं थे वो भी उन्होंने ठीक ठाक अपनी फीसें बढ़ा दी, अपने कमरों के रेट्स बढ़ा दिए, अपने बेड्स के वेंटिलेटर्स कम हो गए, ठीक है ना, वेंटिलेटर्स जो है वो अल्टीमेटली सरकार में कम हो गए। तो ये जो चीज़ें थी ये दोनों तरफ हुई हैं, लेकिन बहरहाल सरकार ने, गवर्नमेंट ने ज़्यादा काम किया है, और न सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट बल्कि तमाम दुनिया की हुकूमतों ने जो है उसके ऊपर बहुत काम किया और उसको बड़ा सीरियस लिया है। और उसके ऊपर जो है उन्होंने ना सिर्फ ये है कि दिन रात अपने डॉक्टर्स जो है ये फ्रंट लाइन, पहले तो लोगों को एहसास हुआ कि डॉक्टर्स भी कोई चीज़ है, और डॉक्टर भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, ठीक है, ये वो है। लेकिन ये कि जब हम मरने वाले होते हैं तो यही वो लोग होते हैं जो आके अप्रिशिएट किया लोगों ने, ठीक है। फिर आप देखेंगे जो नर्सिंग सिस्टम है आपका, नर्सिंग का, वो थोड़ा सा पता चला कि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको टेक्निकली आप स्ट्रॉन्ग करें, इनको आप इनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, इनको आप जो है वो अपने कौमी धारे के अंदर लेके आएँ, और इनके मसाइल का जो है वो उसका हल और उसका इदराक किया जाए और उसके सोल्यूशन निकाला जाए। सो ये जो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके पूरे हेल्थ सिस्टम के साथ जुड़ी हुई थी, थोड़ा सा दुनिया को रियलाइजेशन हुई है कि अब आप कितने भी मिसाइल बना लें, आप कितने भी जो है वो बड़े बड़े आप टैंक्स बना लें, हेलीकॉप्टर्स बना लें, हवाई जहाज़ बना लें, आप लड़ाका तैयारे बना लें, आप F-16 बना लें, आप B-52 बना लें, या आप चांद पे, मरीख पे पहुंच जाएं, लेकिन अगर आपने अपने अस्पतालों की हालत ठीक नहीं की, अगर आपने अपने पूरे हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव ना किया, अगर आपने वेंटिलेटर्स ना ज़्यादा बढ़ाए, तो फिर आप बच नहीं सकते। सो आपको अब तय करना है कि आपने मिसाइल बनाना है या वेंटिलेटर बनाने हैं, आपने तय करना है कि आपने वैक्सीन और अपनी डेवलपमेंट इस तरफ वो इंक्रीज़ करनी है, या आपने जो है वो अपना असला की फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लगानी है। तो अब दुनिया को तय करना पड़ेगा कि अब आपने जाना किस तरफ है, आपने ये रास्ता लेना है या आपने ये रास्ता लेना है। सो अगर आप रास्ता अच्छे वाला लेंगे तो हो सकता है कि कल को जो है आप, नहीं तो आपकी नस्लें जो है वो एक अच्छा और बेहतर मुल्क जो है और एक बेहतर मुआशरा और एक बेहतर समाज जो है उसको वो उसको इंजॉय कर सकें। अदरवाइज हमने तो मर ही जाना है, तो रहना इन्होंने भी नहीं है। बट ये है कि आने वाले लोग जो हैं, जैसे आज हम पुरानों को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, कल को इन्हें भी गालियां पड़ेंगी, इनको भी बुरा भला कहा जाए। बहुत शुक्रिया सर। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार अहमद सगीर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, अपने कीमती ख्यालात का इजहार कर रहे थे और बहुत कुछ उन्होंने हमें बताया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई बात के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।